हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 8 कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, पेपर फर्स्ट में। और सीजोफ्रेनिया या मनोविदालिता का हमारा ये चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने मनोविदालिता के लक्षण किए थे और मनोविदालिता के प्रकार किए थे पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम करेंगे मनोविदालिता के कारण, कॉजेज ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक कारकों की। जैविक कारक जो हैं दो तरह के हैं, जैव रसायन असामान्यताएं और असामान्य मस्तिष्कीय संरचना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैव रसायन असामान्यताएं। इस क्षेत्र में कई शोध हुए हैं जिनसे ये स्पष्ट हुआ है कि सीजोफ्रेनिया के रोगी में वे न्यूरॉन, यानी वैसे वाले न्यूरॉन जो डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग करते हैं, वो बहुत ही जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सूचनाओं का संचरण करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। तो इस तरह की अधिकता से सीजोफ्रेनिया विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसे सामान्यतः डोपामाइन हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसके अनुसार डोपामाइन की अधिकता सीजोफ्रेनिया का लक्षण उत्पन्न करती है। तो मनोविदालिता का संबंध डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर से होने का सबूत मनोविक्षिप्त विरोधी औषधि जो है उसके उपयोग से भी साबित हुआ है। फेनोथियाजाइन्स एक औषधि है जिसके लेने से डोपामाइन का निकलना काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि ये डोपामाइन रिसेप्टर्स को या ग्राहकों को प्रतिबंधित करती है और अवरुद्ध करती है। डोपामाइन को चुनौती क्रो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1982 में अध्ययन किया था और उनका जो रिसर्च वर्क था उससे ये पता चलता है कि अत्यधिक डोपामाइन की क्रियाओं से सिर्फ टाइप 1 सीजोफ्रेनिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं। टाइप 2 सीजोफ्रेनिया के लक्षणों का संबंध इससे नहीं होता है। टाइप 2 जो सीजोफ्रेनिया है उसमें जो चुनौती ये है कि जो मनोविक्षिप्त विरोधी औषधि है, जिसे असाधारण मनोविक्षिप्त औषधि कहा जाता है, उससे जो है टाइप 2 ग्राहक मिलते हैं, क्योंकि इस नई औषधि के मैकेनिज़्म का या प्रक्रम का तरीका पौराणिक मनोविक्षिप्त औषधि से अलग होता है। क्लोज़ोजापाइन एक ऐसी ही असाधारण मनोविक्षिप्त औषधि है। अभी लेटेस्ट जो अध्ययन हुए हैं उनसे ये स्पष्ट हुआ है कि थियोथियाजाइन्स तथा क्लोज़ापाइन में मुख्य अंतर विभिन्न डोपामाइन ग्राहकों को प्रतिबंधित करने और अवरुद्ध करने की क्षमता के ख्याल से है। और फेनोथियाजाइन्स द्वारा मस्तिष्क के D2 ग्राहक को अवरुद्ध करना संभव हो पाता है, परंतु इसका कोई भी असर अन्य ग्राहकों जैसे D1 ग्राहकों पर नहीं पड़ता है। तो ये जो क्लोज़ापाइन एक ऐसी औषधि है जो मस्तिष्क का करीब आधे D2 ग्राहक तथा आधे D1 ग्राहक दोनों के कार्यों को अवरुद्ध करती है। तो क्लोज़ापाइन जो औषधि है वो हम जो है विक्षिप्तता के लक्षणों में देते हैं, और जो D2 ग्राहक और D1 की तुलना में सीजोफ्रेनिया के लक्षण उत्पन्न करने में ये क्लोज़ापाइन औषधि जो है वो कम प्रभावी होती है। इसके अलावा जो टाइप 2 मनोविदालिता है उसके लक्षणों का संबंध जो है उस क्लोज़ापाइन या डोपामाइन औषधि से नहीं होते पाया गया है। सेकंड जो हम बात करेंगे वो है असामान्य मस्तिष्कीय संरचना की। तो क्रेपलिन पहले ऐसे मनोरोग विज्ञानी थे जिन्होंने ये दावा किया था कि सीजोफ्रेनिया का कारण असामान्य मस्तिष्कीय संरचना होती है। उसके बाद अभी लेटेस्ट कुछ मनोरोग विज्ञानी जो थे, खासकर जो स्ट्रेंज थे, उनके द्वारा जो अध्ययन किए गए उनसे स्पष्ट हुआ कि टाइप 2 सीजोफ्रेनिया का कारण असामान्य मस्तिष्कीय संरचना होती है। और इसके संबंध में कुछ तथ्य भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे जो कैनन और मैक्रो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जो अध्ययन किया उससे स्पष्ट हुआ कि सीजोफ्रेनिया का कारण
मस्तिष्क के वेंट्रिकल का बड़ा हो जाना है। वेंट्रिकल क्या है? एक ऐसा स्थान है जहाँ मस्तिष्कीय तरल पदार्थ जमा होते हैं। इस अध्ययन में ये पाया कि ऐसे रोगियों के मस्तिष्क के बाईं तरफ का वेंट्रिकल दाईं तरफ के वेंट्रिकल से अधिक बढ़ा हुआ रहता है। तो बॉर्नस्टीन के अध्ययन के अनुसार ऐसे रोगी मनोविदालिता के नेगेटिव लक्षणों को अधिक तथा घनात्मक लक्षणों को कम दिखाते हैं। कुछ अध्ययन ऐसे भी हुए हैं जिनमें ये पाया गया कि मनोविदालिता रोग, विशेषकर टाइप 2 मनोविदालिता रोग का कारण फ्रंटल लोब और सेरिब्रम, जो हमारा वृहद मस्तिष्क है, तथा क्रेनियम का सामान्य से छोटा होना होता है, तथा साथ ही साथ ऐसे रोगियों के मस्तिष्क में खून की आपूर्ति का कम होना भी माना गया है। तो मनोविदालिता में मस्तिष्कीय संरचना में असामान्यता का कारण जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जन्म से संबंधित कठिनाइयाँ भी होती हैं, हमारा जो इम्यून रिएक्शंस हैं वो भी इसको माना गया है, और जीव विष यानी टॉक्सिन्स आदि को भी माना गया है। तो अब हम बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर्स की। ये जो जननिक कारक जिनको हम बोलते हैं, तो जननिक कारकों में बच्चों पहला जो हम कारक की हम बात करेंगे, जो कि होल्जमैन मनोवैज्ञानिकों ने बताया था। उन्होंने कुछ विचारधाराएं दी थी जिनकी हम बात करते हैं। पहली है मनोविदालिता के रोगियों के संबंधियों का अध्ययन। तो ये जो अध्ययन मनोविदालिता, जो सिजोफ्रेनिया के रोगी थे, उनके संबंधियों का जब आपस में अध्ययन किया गया तो उनसे ये स्पष्ट हुआ कि मनोविदालिता उन व्यक्तियों में जो इस रोगी के संबंधी होते हैं, उनमें इस रोग के रोगी के संबंधी नहीं होते, उनकी बजाय अधिक होता है। यानी जो संबंधी होते हैं उनमें ये रोग अधिक पाया जाता है। और अध्ययनों से ये भी स्पष्ट हुआ है कि सामान्य जनसंख्या के करीब 1% लोगों में मनोविदालिता का रोग पाया जाता है। रोगी के प्रथम जो फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिव्स होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन या बच्चों में, ये प्रतिशत 10% हो जाता है। करीब माता पिता में 6%, भाई बहन में 9%, और मनोविदालिता के रोगियों के 13 से 16% बच्चे हैं, उनमें भी मनोविदालिता का ये रोग पाया जाता है। उसी तरह से जो सेकंड ऑर्डर संबंधी होते हैं, जैसे उनमें ये 3% होता है। सेकंड ऑर्डर का मतलब है, द्वितीय क्रम का मतलब है चचेरे, ममेरे, मौसेरे, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजा भतीजी, उनमें जो है मनोविदालिता के होने का कारण जेनेटिक होता है। तो लेकिन जो आलोचक हैं उनको वो ये कहते हैं कि इसके आधार पर ऐसा निष्कर्ष पर पहुंचना वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्यों का पारिवारिक वातावरण भी लगभग एक समान होता है। तो इसलिए संभव है कि समान पारिवारिक प्रभाव के कारण भी मनोविदलता या विदालिता का रोग परिवार के सदस्यों में फैलता हो। सेकंड है ऐसे जुड़वा बच्चे जो मनोविदालिता के रोगी रहे हों, उनका अध्ययन। तो मनोविदालिता के जेनेटिक आधार को साबित करने के लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा जुड़वा बच्चों पर भी अध्ययन किया गया। एकांगी जुड़वा बच्चों में आनुवांशिकता 100% सामान्य होती है, क्योंकि इनका जीन्स का जो समरूप है, जो आइडेंटिकल होता है, तथा इनके जीन्स जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। जबकि जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, भ्रातीय जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें आनुवांशिकता जो है, हेरिडिटी जो है वो 50% होता है, क्योंकि इसके कुछ ही जीन्स सामान्य होते हैं। अगर मनोविदालिता का कारण जेनेटिक फैक्टर है, तो जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, एकांगी जुड़वा बच्चे हैं, उनमें भ्रातीय जुड़वा बच्चों की तुलना में मनोविदालिता उत्पन्न होने की दर अधिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं बच्चों, वो एक ही एग के फर्टिलाइजेशन से होते हैं, और जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं वो एक ही यूट्रस में दो अलग अलग एग के फर्टिलाइजेशन से होते हैं, इसलिए उनको भ्रातीय जुड़वा बच्चे कहते हैं। तो एकांगी जितना अधिक ब्लड रिलेशन होगा, उतने ही अधिक रोग होने की संभावना होती है। इसके अलावा मनोविदालिता के ऐसे रोगियों का अध्ययन जो दत्तक रहे हों, यानी जिनको अडॉप्ट किया हो, तो ऐसे अध्ययनों से ये सबूत मिला है कि मनोविदालिता की मानसिक विकृति में अन्य रोगों जैसे डायबिटीज़, मधुमेह, हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, आदि के समान एक जेनेटिक आधार होता है।
हम ये देखते हैं कि जिनके पेरेंट्स में डायबिटीज़ होती है तो बच्चों में भी वो आती है, या हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर जिन पेरेंट्स में होता है बच्चों में भी होता है, तो इनका एक जेनेटिक आधार होता है। तो अध्ययनों में कुछ ऐसे वयस्क होते हैं जो अध्ययन किए गए जो सिजोफ्रेनिया के रोगी हैं और उन्हें बचपन से ही अडॉप्ट बना लिया गया था। उनके व्यवहारों की तुलना उनके जो बायोलॉजिकल रिलेटिव्स या दत्तक संबंधियों, अडॉप्टिव रिलेटिव से की जाती है। यदि उनके जैविक संबंधियों में उसी तरह के लक्षण मिलते हैं जैसे कि वयस्क रोगी में, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि इस रोग का कारण जेनेटिक है, तथा जब दत्तक संबंधियों से उनका लक्षण मिलता जुलता है तो ये समझा जाता है कि मनोविदालिता का कारण कुछ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी है, पर्यावरणीय प्रभाव है। तो सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन जो है वो कोपेनहेगन ने किया था, और इस अध्ययन में कैटी ने भी किया था। तो कैटी ने 5500 वयस्कों का रिकॉर्ड का पहले ऑब्जर्वेशन किया जिन्हें बचपन में दत्तक बनाकर पाला पोसा गया, यानी अडॉप्ट किया गया। इसमें से 33 ऐसे केस मिले जो मनोविदालिता के रोगी थे। तो शोधकर्ताओं ने फिर उसी सैंपल के समान उसी एज और उसी सेक्स और उसी एजुकेशन के जो है 33 सामान्य दत्तक वयस्कों का चयन नियंत्रित समूह के रूप में किया, और शोधकर्ताओं ने 66 जो एडॉप्टेड थे उनके 365 जैविक तथा दत्तक संबंधियों, जिसमें माता पिता भाई बहन प्रमुख थे, उनको उन्होंने 4 समूह में बांटा था। जैसे मनोविदालिता के दत्तक रोगियों के जैविक संबंधी, दत्तक रोगियों के दत्तक संबंधी, और दत्तकों के जैविक संबंधी या सामान्य दत्तकों के दत्तक संबंधी। तो इस तरह से 4 भाग उन्होंने किए थे, और उनका जो रिज़ल्ट सामने आया था वो ये था कि जो मनोविदालिता रोग के जो दत्तक के जैविक संबंधी हैं में से 14% को स्पष्ट सिजोफ्रेनिया, स्पष्ट मनोविदालिता या अस्पष्ट मनोविदालिता का रोगी पाया गया, जबकि ऐसे दत्तकों के जैविक संबंधियों में से 2.7% ही मनोविदालिता के रोगी पाए गए। जो सामान्य दत्तक के जैविक तथा दत्तक संबंधियों में मनोविदालिता के होने का दर 3.4 तथा 5.5% पाया गया। यानी स्पष्ट ये है कि जो मनोविदालिता रोग के दत्तक के जैविक संबंधियों में मनोविदालिता के रोग उत्पन्न होने की संभावना अधिक थी। यानी जिनको हमने अडॉप्ट किया था, जिन बच्चों को, उनके जो रिलेटिव्स थे उनमें जो है वो रोग होने की संभावना अधिक थी। तो इससे पता चलता है कि सिजोफ्रेनिया का एक जेनेटिक आधार होता है। तो इस तरह से जो है बायोलॉजिकल कॉजेज़, जिसमें जैव रासायनिक असामान्यताएं, असामान्य मस्तिष्क की संरचना और जेनेटिक फैक्टर्स, जिसमें मनोविदालिता के रोगियों के संबंधियों का अध्ययन, या ऐसे बच्चे, जुड़वा बच्चे जो मनोविदालिता के रोगी रहे हों उनका अध्ययन, या ऐसे मनोविदालिता के रोगियों का अध्ययन जिनको अडॉप्ट किया गया हो। तो इनके अध्ययनों से ये स्पष्ट है कि मनोविदालिता का कारण जो है वो जैविक होता है, जेनेटिक होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कारण करेंगे वो मनोवैज्ञानिक कारण हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको करेंगे। तो ये आपको अरुण कुमार सिंह असामान्य मनोविज्ञान की बुक में आपको इजीली बच्चों ये चैप्टर मिल जाएगा, और इसका जो नोट्स हैं मैं PDF उनकी बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करूँगी। थैंक यू।